गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जहाँ से रह गए थे वहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। जहाँ से रह गए थे पीछे उसी के आगे देखते हैं। चलिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से आप लोगों की बुक में मिल जाएगा सवाल। समान चाल से तय करती है। बुक में देखना सभी लोग द्विघात समीकरण चैप्टर में। अगर मनोहरी की बुक है तो 5वां का चौथा सवाल है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। रेलगाड़ी की चाल बताओ। चलिए सब लोग कोशिश करिए एक बार। सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में आप सभी लोग कोशिश करके देख लीजिए। ओके चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल बताओ। हल मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लिया कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब एक ही चाल से तय करती है। तो 480 किलोमीटर की दूरी एक ही चाल से तय करती है, तो कुल दूरी कितनी है? तो कुल दूरी है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या कह रहा है?
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 480 बटे चाल कितनी है x। तो ये आ जाएगा इतने घंटे। समय किस में होता है घंटे में, तो इतने घंटे लगे भाई। अगर ये पूरी दूरी को 480 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा तो इतना समय लग जाएगा। ठीक है, अब शर्त के अनुसार एक शर्त है। क्या शर्त है? बोला इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। यदि इसकी चाल जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। चलिए हम लोग देखते हैं भाई। तो अभी इसकी चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो नई चाल कितनी हो जाएगी? नई चाल x अभी है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये नई चाल ये हो गई। अच्छा, अगर इतनी चाल होती, कह रहा है इतनी चाल होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। तो भाई इतनी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय ज़्यादा लगता, ये कह रहा है। अच्छा, तो चाल ये है, दूरी कितनी है? दूरी वही है जो थी, कितनी थी 480 किलोमीटर। अरे दूरी कितनी जाना था 480, तो 480 है। तो समय इसको कितना लगता? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी कितनी है? दूरी 480 और बटे चाल कितनी, नई वाली चाल x माइनस 8। कोई दिक्कत? तो इतने घंटे लगते। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर देता तो उसको इतना समय लगता। अगर उसने कम नहीं किया है तो फिर इतना समय लग रहा है। ठीक, हाँ, तो बताओ अगर स्पीड उसकी कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो भाई किसी भी अगर गाड़ी, कोई भी वाहन है या गाड़ी है, अगर उसकी स्पीड पहले से कम की जा रही है इसका मतलब कि उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, यानी कि देर में पहुंचेगी, है कि नहीं? तो उसमें समय क्या लग रहा है ज़्यादा। तो ये समय ज़्यादा है, ये है कम। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है? 3 घंटे। कह रहा 3 घंटे अधिक समय लेती है। ये वाला 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार समय, ये वाला ज़्यादा समय है, ये वाला कम। तो 480 बटे x माइनस 8। अब लेट पहुंच रही है, पहले जल्दी पहुंचती थी 480 बटे x इतने टाइम पे। तो अब इनके दोनों के समय में कितने घंटे का अंतर है? 3 घंटे का। ये बात क्या है, 3 घंटे अधिक समय लेती है कि नहीं? देखिए रेलगाड़ी की चाल, दूरी, समय, जब रेलगाड़ी एक ही चाल से चल रही है तो इतना समय लग रहा है। अच्छा, अगर उसकी चाल कम कर दी जाती है तो भाई समय लगता है इतना, यानी ज़्यादा समय लग जाता है। कितना ज़्यादा लगता है? 3 घंटे अधिक समय लगता है। कितना ज़्यादा लगता है? 3 घंटे। तो भाई ज़्यादा ये है तो इसमें इसको घटा देते तो कितना अंतर? 3 घंटे। जितना ज़्यादा है उतना ही अंतर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लासा ले लेते हैं। लासा कितना हो जाएगा? x कोष्टक x माइनस 8। ठीक, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, x का मल्टीप्लाई 480 में 480x माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भाई कर दो,
माइनस के अंदर 480 का गुणा x में, तो 480x माइनस 480 गुणा 8 में, तो 8 का 0, 8 ये 64, 8 चौको 32 और 6 38, ठीक है, बराबर 3। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है नहीं? तो चलिए आगे देखते हैं। माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा 480 x माइनस 480 x प्लस 384 3840 3840 बट्टे x का x के साथ मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x का 8 के साथ तो माइनस के 8x इक्वल टू 3, ठीक है। इसके नीचे 1 रख लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे यही रहेगा, लेकिन ये प्लस का ये माइनस घटा देंगे, घट गया, ख़त्म। कितना बचा? 3840 बट्टे x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3/1। 1 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करा दो इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का x स्क्वायर के साथ तो 3x स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई 8x के साथ तो 8 3 का 24, 8 3 का 24x, ठीक है, इक्वल टू 3840 इक्वल टू 3840। 3840 को इधर ले आते हैं भाई, 3840 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको देखते हैं आगे वाला। अगर 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम लोग कर देते हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो, देखते हैं ये वाला कटेगा। 3 एक हम 3 दूनी 6, 2 बचे 3 8 24, कट जाएगा, 3 से काट देते हैं तो सब में 3 का भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस इसमें 3 का भाग तो 8 बार माइनस, हाँ इसमें 3 एक हम 3 3 दूनी 6 3 8 24 1280 इक्वल टू 0। तो ये एक बन गया द्विघात समीकरण। ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण। तो ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण। पीछे हमने बताया द्विघात समीकरण का सॉल्व करना, इस चैप्टर के पीछे बताया है ना द्विघात समीकरण सॉल्व करना। चलो निकालो सब लोग द्विघात समीकरण, इसको मेट देते हैं। चाल निकालना है तो चाल अकेले रखेंगे और सब मेट देते हैं, ठीक है। ध्यान दो इधर भाई। चलिए इधर नोट करते हैं उसको। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। 1280 का एलसीएम निकालते हैं, निकालो जल्दी से। 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अरे है कि नहीं? ठीक है, आना चाहिए लास्ट बीच में माइनस का 8। कितना आना चाहिए? माइनस के 8। चलो देखते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। ये है 40, ये है 32। 40 में 32 चले गए, 8 बचा। 40 में 32 चले गए, 8 बचा। तो बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा आगे रखना है, ठीक है। तो देखो कैसे किस तरीके से रखते हैं, गौर करो। एक्स स्क्वायर, हाँ ये बताओ कि अगर ये हम प्लस की कर देंगे, ये माइनस की कर देंगे तो भाई प्लस का 8 आ जाएगा। अपने को चाहिए माइनस का 8, अरे अपने को क्या चाहिए? माइनस का 8। तो इसको कर देते हैं माइनस में और इसको कर देते हैं प्लस में, ठीक है। तो 32 में 40 चला जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा,
किसका 8, माइनस का 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। -40x प्लस 32x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं, x मिल एक कॉमन ले लेते हैं तो x मिल जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 40। ध्यान दो, कल हमने बताया था कि जो इस कोष्टक में बचा है वही दूसरे कोष्टक में बचेगा, वही चीज़ दूसरे कोष्टक में बचेगी। ठीक है, देखो इसमें x बचा है अंदर, है कि नहीं, x बचा है तो अंदर इसके भी x ही बचेगी, तो इसका मतलब 32 कॉमन ले लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 32 कॉमन ले लेंगे, किसका, प्लस का, क्योंकि इसके अंदर भी माइनस आना है, इसमें माइनस है ना, तो यही बिल्कुल सेम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो 32 का पढ़ेंगे तो 40 बार जाएगा इक्वल टू 0, यानी दोनों में सेम आना चाहिए, ये तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, तो अब कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो x माइनस 40, तो एक कोष्टक में x प्लस 32, x माइनस 40 इससे आगे इधर आ गया तो 32 सिर्फ बचा, वही 32 ही आ गया इक्वल टू 0। तो इसको 0 के बराबर कर लेते हैं और इसको 0 के बराबर देखते हैं। इसको करेंगे x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस के 32। ठीक है, तो क्या रेलगाड़ी की चाल कहीं माइनस में हो सकती है, नहीं, माइनस में तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 40, ये तो हो सकती है भाई, प्लस में तो हो सकती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है नहीं, इसको रिवाइज कर लेना सब लोग, दोबारा एक बार लगाना है। ठीक है, दोबारा एक बार लगाना है, अगर ना आए तो फिर कमेंट में भेज देना। ठीक है, दोबारा बता देंगे, हटा देते हैं भाई। चलिए देखते हैं। अगला देखते हैं। मैसूर और बंगलौर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में, अगला नंबर है मैसूर, बुक में देख लेना, बुक में है सवाल, मैसूर और बंगलौर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, यदि एक्सप्रेस
रेलगाड़ी की औसत चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से सवारी गाड़ी की औसत चाल से सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो हमें एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। चलो अच्छा, इसको सॉल्व करो, जल्दी से पढ़ो पहले 1-2 बार। एक दो बार पढ़ लो भाई जल्दी से। चलिए देखते हैं क्या है भाई, पढ़ो। मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में, यात्रा कितने किलोमीटर की है? 132 किलोमीटर। ये मैसूर है ये, और यहाँ से ये बंगलोर है, यात्रा टोटल 132 किलोमीटर। यात्रा कितनी है? 132 किलोमीटर। अच्छा, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। 2 गाड़ी चलती हैं इसमें, एक एक्सप्रेस चल रही है भाई और एक चल रही है सवारी गाड़ी। कौन सी गाड़ी? सवारी गाड़ी एक चल रही है। 2 गाड़ियाँ चल रही, एक एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है, एक सवारी गाड़ी चल रही है। कह रहे यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। सवारी गाड़ी से इसकी चाल ज़्यादा है 11 किलोमीटर। यदि इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें चाल, तो इसकी है x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है सवारी गाड़ी से। कोई समस्या है? नहीं। अगला देखते हैं। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसकी चाल है ज़्यादा, इसकी चाल है कम। ये पहुँचेगी लेट, क्योंकि कम स्पीड से जाएगी तो देर में पहुँचेगी, और ये ज़्यादा स्पीड जाएगी तो जल्दी पहुँच जाएगी। ठीक, तो अंतर कितना दे रहा है कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम लेती है। ये इसकी स्पीड बढ़ गई तो ये 1 घंटे का कम समय लेती है, 1 घंटे का कम समय लेती है, कम समय। ठीक है, 1 घंटा कम समय ले रही ये वाली। तो समय में अंतर कितना है? 1 घंटे का समय में अंतर है 1 घंटे का।
तो दोनों का समय निकाल के घटा दो तो 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। दोनों गाड़ियों का समय निकाल के अगर घटाएंगे तो 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो चलो दोनों गाड़ियों का समय निकालो जल्दी से। दोनों गाड़ियों का समय निकालो। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो माना सवारी गाड़ी, कौन सी? सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया कि सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी जानी है? दूरी जानी है भाई 132 किलोमीटर। अरे कितनी दूरी जानी है? 132 किलोमीटर। चलिए पहले इसका समय निकालते हैं। तो सवारी गाड़ी में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 132 और सवारी गाड़ी की चाल कितनी है? x। इतने घंटे लगे। सवारी गाड़ी में लगे हैं 132 बटे x घंटे। अच्छा, तो एक्सप्रेस गाड़ी में लगा समय एक्सप्रेस गाड़ी में कितना समय लग गया भाई? तो दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 132 और इसकी चाल कितनी है? x + 11। इतने घंटे लग गए। एक्सप्रेस गाड़ी को चलने में इतने घंटे लग गए, ठीक है। सवारी गाड़ी को चलने में इतने घंटे लग गए। वो बोला जब एक्सप्रेस गाड़ी चलती है तो उसमें 1 घंटे का कम समय लगता है, यानी कि इसमें कम समय लगता है और ये ज़्यादा है समय। तो ज़्यादा समय वाले में कम समय वाला घटा दो तो कितना अंतर आएगा? 1 घंटे का। लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 132 बटे x + 11 माइनस, नहीं इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है तो ये समय लेगा कम, तो इसको नहीं। देखिए ये जो सवारी वाली गाड़ी है ये समय ले रही ज़्यादा और ये समय ले रही कम, क्योंकि इसकी चाल बढ़ गई है। तो ये ज़्यादा ले रही तो ज़्यादा वाले को आगे रखेंगे। 132 बटे x माइनस 132 बटे x + 11, ठीक है, ये रहेगा। और कितनी देर ये ज़्यादा ले रही? 1 घंटे, यानी ये वाली गाड़ी इससे 1 घंटे का कम समय ले रही। 1 घंटे का अंतर है इनके दोनों के बीच में। कितना अंतर है? 1 घंटा। घटा देंगे तो 1 घंटे का अंतर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं लासा लेके। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x कोष्टक x + 11, x कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 132x + 11 का मल्टीप्लाई इसमें तो 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33 और 2 35, 11 एकम 11, 11 3 14 माइनस, हाँ इससे ये खत्म हो गया। x का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 132x = 1, ठीक है। चलिए तो 132x प्लस के 132x माइनस के ख़त्म, कितना बचा? 1452 बट्टे x का मल्टीप्लाई इसके अंदर करा देंगे तो हो जाएगा x² + 11x = 1, इसके नीचे 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो x² + 11x = 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं, हो जाएगा x² + 11x माइनस 1452 = 0। ये बन गया एक द्विघात समीकरण। तो सभी बच्चे इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करें, ठीक है। कोई दिक्कत?
कोई भी दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए वो क्या बोला था, कह रहा था कि सवारी गाड़ी की जो भी चाल है उससे एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 11 आवर्स ज़्यादा है, यानी 11 घंटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो ये हमने मान ली सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों को दूरी कितनी जानी है? 132। तो भाई कह रहा है कि इन दोनों के जो पहुंचने का डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो टाइम है दोनों का, उन टाइम दोनों के टाइम के बीच में 1 आवर्स का जो टाइम का डिस्टेंस है 1 आवर्स। ठीक है, 1 घंटा है। तो निकाल लेते हैं भाई सवारी गाड़ी में कितना समय लगा है और एक्सप्रेस गाड़ी में कितना समय लगा है। जो भी दोनों को समय लगा है उनमें अंतर कितना है? 1 का। तो जो ज़्यादा समय लगा है उसको आगे रखेंगे, जो कम समय लगा है उसको पीछे रखेंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आवर्स का डिफरेंस है, अंतर कितना है? 1 आवर्स। ठीक है, इसके बाद लासा लेके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, लासा ले लेंगे तो दोनों आते हैं लासा में। ठीक है, जो नीचे होता है वही दोनों आ जाते हैं भाई लासा में, कोई दिक्कत? इसके बाद सॉल्व किया, ये एक द्विघात समीकरण बन के तैयार हुआ। अब ये द्विघात समीकरण हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए भाई द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। चलो चाल बताओ था यहाँ ये द्विघात समीकरण x² + 11x - 1452 = 0। तो इधर सॉल्व करते हैं। चलो देखिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो वहाँ 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यही रहेगा, तो यानी 1452 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, आना चाहिए प्लस का 11। हाँ, तो 2 से 2 सत्ते, 14 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। हाँ, अब कितने से? 3 से 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से 11, 11 में 121, फिर 11 से 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आना चाहिए कितना? 11। देखिए 11 तिहाई 33 और 11 दूनी 22 दूनी 44। 44 और 33 के बीच में कितना डिफरेंस है? 44 और 33 के बीच में कितना डिफरेंस है? 11 का। 44 में 33 अगर घटा देंगे तो प्लस का 11 आएगा। अगर 44 में 33 घटाएंगे तो प्लस का 11, प्लस का ही 11 चाहिए। तो x² + 44x - 33x और -1452 = 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कॉमन ले लेते हैं इसमें और इसमें, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा? x बचेगा x + 44। इसमें क्या? तो माइनस ले लेंगे और 33 ले लेंगे, क्योंकि x इसमें भी रखना है ना। 33 आ गया तो x सिर्फ बचा, और माइनस ये वाला तो दोनों माइनस आ चुके हैं, कॉमन तो हो गया प्लस। इसका देंगे तो 44 बार ही जाएगा, ये याद रखना। जो यहाँ आया है वही यहाँ आएगा। ठीक है, जो इधर आया है वही इधर आएगा भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। दोनों से कॉमन, देखिए दोनों में ये दोनों सेम है ना, तो यही कॉमन ले लेंगे। चलो ले लो भाई। तो इधर क्या बचा? इधर बचा ये वाला x और इधर बचा -33 और =0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। देखिए x + 44 = 0, तो x = -44। तो क्या चाल कभी माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। इसको देखते हैं, x - 33 = 0, तो x = 33 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो चाल हाँ ये हो सकती है। ठीक है, प्लस में तो होती है चाल। अच्छा आगे देखते हैं। तो हमने माना क्या था, तो अतः सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल हमने मान रखा था x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मतलब 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी थी, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा थी, तो भाई x यानी 33 और प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। कोई भी दिक्कत है नहीं? चलिए नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है नहीं? कहीं पर कोई समस्या है नहीं? अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ लें भाई। मुझे तो लगता है कि मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ ना, जल्दबाजी तो है नहीं है। चलिए अगला देखते हैं सवाल क्या है। आज ये एक्सरसाइज फर्स्ट ख़त्म ही कर देंगे। निम्नलिखित परिस्थितियों जो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हाँ भाई, क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, निरूपित कीजिए। तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। लिख देते हैं सवाल। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है और आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। और आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। 40 वर्ग सेंटीमीटर है बस। हाँ, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। चलिए देखते हैं। आयत सबको पता है, जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर हों, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, चलिए देखते हैं। एक आयत है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। अधिक क्या है? 3 सेंटीमीटर क्या अधिक है? लंबाई की चौड़ाई। तो चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है क्या? लंबाई। चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अच्छा, तो हम अगर आयत की ये मान लेते हैं चौड़ाई
और ये मान लेते हैं लंबाई, ठीक है। तो चौड़ाई अगर हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो फिर लंबाई तो 3 ज़्यादा है तो x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x प्लस 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। क्या, चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, चौड़ाई से 3 ज़्यादा है। तो चौड़ाई x अगर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 ज़्यादा, यानी x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है, और जो इसका क्षेत्रफल है पूरा ये है 40 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई समीकरण बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो मान लिया, क्या माना था हमने उसमें, देखो माना आयत की चौड़ाई, अरे चौड़ाई माना है ना ये x सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, तो लंबाई x प्लस 3, अरे लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। कोई दिक्कत, क्षेत्रफल कितना है 40, लंबाई कितनी है x प्लस 3, चौड़ाई कितनी है x का मल्टीप्लाई इसमें करवा देते हैं। 40 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 40, ठीक है। 40 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया। कोई दिक्कत है, तो बनाना क्या है अपने को, द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बन गया। ओके, अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने से 21 अधिक है। कह रहा है एक संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने से 21 अधिक है। हाँ, एक संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने से 21 अधिक है। 21 अधिक है। एक संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने से 21 अधिक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या है उसका वर्ग, एक संख्या का वर्ग। तो मान लिया, माना एक संख्या मान लेते हैं, कोई एक संख्या है x मान लेते हैं, कोई एक संख्या है x मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है संख्या का वर्ग, जो संख्या का वर्ग है संख्या के 4 गुने से 21 अधिक। तो देखिए प्रश्नानुसार चलिए देखते हैं। कह रहे एक संख्या का वर्ग, यानी ये संख्या है तो इसका वर्ग, एक संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने, तो संख्या का 4 गुना कितना हो जाएगा 4x। अरे संख्या का 4 गुना, तो संख्या तो x है, इसका 4 गुना 4x। कोई दिक्कत भाई। कह रहा है एक संख्या का वर्ग, तो एक संख्या तो ये, इसका वर्ग जो है वो इसी संख्या के 4 गुने से, तो 4 गुना तो 4x हो गया, ठीक। 21 अधिक है। क्या 21 अधिक है, ये 21 ज़्यादा है,
तो भाई घटा देंगे तो अंतर कितना हो जाएगा 21 का, घटा देंगे तो अंतर कितना हो जाएगा 21, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आगे कम वाला पीछे, और कह रहा है 21 अधिक है, जो ज़्यादा है वो इधर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x² - 4x - 21 = 0, बन गया एक द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है। अरे आ जाना चाहिए भाई सबको। एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार के दुगुने से एक मात्रा कम है और कर्ण की लंबाई 17 है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, ये ठीक सवाल है। अगला देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार के दुगने से एक मात्रा कम है। तीसरा है एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार के दुगने से एक कम है, तो और कर्ण की लंबाई 17 इकाई है, और कर्ण की लंबाई 17 इकाई मतलब कोई मात्रा का है। ठीक है, ये है सवाल, इसको सॉल्व कर देखते हैं। तो पहले क्या करें, एक समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश हो। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 अंश हो। तो ये कोण है 90 अंश। ये हो गया इसका लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। ठीक, ये है समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अच्छा तो क्या कह रहा है भाई, एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार के दुगने से एक कम है। क्या, लंब आधार के दुगुने से एक कम है। अच्छा, तो आधार अगर हम x मान लेते हैं, x, तो जो लंब है वो आधार के दुगुने से एक कम, तो आधार का दुगुना, इसका दुगुना यानी 2x से एक कम, ये लंब है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अच्छे से समझते रहिए। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार के दुगने से एक कम है। क्या, लंब आधार के दुगने है, जो लंब है वो जो भी आधार है उसका दुगना से एक कम, तो दुगना से एक कम है लंब। कोई दिक्कत, जो लंब है वो आधार के दुगने से एक कम है। लंब आधार के दुगने से, मतलब जो आधार है उसके दुगने से कम एक है, एक कम है। क्या, लंब। तो ये हो गया, आधार x है तो x के दुगने से एक कम है लंब। ठीक है, कर्ण कह रहा है, कर्ण की लंबाई है 17 इकाई, कर्ण है 17। तो कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तीनों चीज़ें किस में होती हैं भाई। तो तीनों चीज़ें होती हैं, एक फार्मूला होता है पाइथागोरस का, कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अरे होता है कि नहीं, जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं। तो कर्ण है 17
का वर्ग लंब है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार है x का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 17 का वर्ग कितना होता, 17 का वर्ग कर लेते हैं, 7 × 49, 7 एकम 7 दूनी 14, 4 18, 289 इक्वल टू इसका ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a है और ये माइनस ये b है, a की जगह में 2x और b की जगह में 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। हाँ देखिए ये a है, ये 2x a है और ये b है, तो इसका होल स्क्वायर का फार्मूला तो a स्क्वायर, तो a की जगह में 2x, तो 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह में 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का मान 2x इंटू b का मान 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान दीजिए 289 इक्वल टू, हाँ ये 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 1, हाँ 2 2 जा 4x माइनस के माइनस 4x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, जोड़ घटा लेते हैं भाई, तो 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर, हाँ माइनस 4x और प्लस 1, इसको इधर ले जाते हैं, हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 289 इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा 0। इसमें इसको देते हैं घटाए, तो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x, एक में ये घटाएंगे तो माइनस 288 इक्वल टू 0। दिस इज अ द्विघात समीकरण, कोई दिक्कत, तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया भाई, द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। ठीक है, और कोई बताने लायक है इसमें, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। देखिए एक सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो क्रमागत सम संख्या कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सम संख्या इधर ध्यान दीजिए, सम संख्या पहली होती है 2, फिर होती है 4, यानी जिसमें 2 का भाग चला जाए। ठीक है, तो देखिए और फिर होती है 6, है ना, तो इसमें कितने का डिफरेंस है 2, इसमें कितने का डिफरेंस है 2, डिफरेंस भी 2 2 का होना चाहिए, इसका मतलब ये रहा। तो ठीक है, एक सम संख्या मान लेते हैं x, तो इसमें 2 ही तो जोड़ा है तभी तो 4 आया है, इसमें भी 2 जोड़ा है तो 6 आया है, तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे, यानी पहली ये हो जाएगी और दूसरी ये हो जाएगी, पहली ये और दूसरी ये, दो सम संख्याएं हो गई लगातार, कैसी लगातार सम संख्याएं हो गई। और क्या कह रहा है, तो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाता है x इंटू एक्स प्लस 2, इनका गुणा कर दिया जाता है तो 528 हो जाता है। तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, अब भाई इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल आसान है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना तो अगला सवाल हो जाएगा। ठीक है, बुक में देखना मिल जाएंगे सवाल ये। इसमें एक ही सवाल ऐसा है जो बताने लायक है, चलिए बता देते हैं वो। एक सवाल देखते हैं फटाक से, उसको बता देते हैं भाई, नहीं तो वो छूट जाएगा। बस और कोई नहीं है इसमें, बस हो गए इसके। एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग अगली बार 4.2, ये 4.1 से है भाई,
ये 4.1 से है। देखते हैं क्या है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई के दुगने से एक समकोण त्रिभुज का आधार उसके ऊंचाई के 2 गुने से एक समकोण त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई के दुगने से 2 इकाई अधिक है। 2 इकाई अधिक है। कह रहे 2 इकाई अधिक है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग इकाई है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग इकाई है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग इकाई है। देखते हैं इसको। क्या एक समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज, पहली बात समकोण त्रिभुज ये होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 अंश होता है। तो कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज का आधार क्या है? ये है आधार लंब कर्ण। हाँ, एक समकोण त्रिभुज का आधार जो है उसकी ऊंचाई के दुगने से 2 अधिक है। ऊंचाई के दुगने से 2 अधिक है क्या? आधार। तो ऊंचाई मान लेते हैं x, तो x का दुगुना 2x और 2 अधिक है तो 2 अधिक कर दिया। ऊंचाई के दुगने से, तो ऊंचाई x है तो इसका दुगुना 2x और 2 अधिक है। ऊंचाई के दुगने से 2 अधिक है तो दुगने से 2 अधिक है। कोई दिक्कत है? तो आधार ये है। अच्छा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग इकाई है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है ये 30 वर्ग इकाई है। वर्ग इकाई। तो x इकाई ये है और ये इकाई इतना है। कोई दिक्कत? तो ये वर्ग इकाई है। तो निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 30। तो 1/2 इंटू बेस, आधार कितना है? आधार है 2x + 2 और इंटू हाइट कितनी है? x, ऊंचाई यानी। ठीक है, बेस का मतलब आधार होता है। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। और हाइट का मतलब होता है ऊंचाई या लंबाई। लंबाई कह सकते हैं हम, ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 को इधर ले आते हैं, तो 30 दूनी 60 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2x² + 2x। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं तो जाएगा 2x² + 2x - 60 = 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए हम लोग आज ये चैप्टर ख़त्म करते हैं 4.1। कल हम लोग पढ़ेंगे 4.2, एक्सरसाइज 4.2। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज नंबर 4.2। ओके, एनी प्रॉब्लम? इसको अच्छे से रिवाइज करना है भाई। इसको क्या करना है? अच्छे से रिवाइज करना है। चलिए, गुड नाइट, बाय। सब लोग सो जाओ। बाय बाय।